दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 5 अधिकार यानी राइट्स। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे अधिकार क्या हैं, अधिकार कहाँ से आते हैं, अधिकारों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और अंत में मानव अधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स की विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 जो है अधिकार। दोस्तों देखिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं और आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, इसके अलावा स्वच्छ वायु के अधिकार और सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा करते हैं। और यहाँ हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं। वहीं हम सामाजिक और वैयक्तिक संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन हम अपना कैरियर चुनने, देश में बेरोक टोक घूमने के अधिकारों की बात करते हैं। और तो और न केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि बच्चों, गर्भस्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। और इस प्रकार विभिन्न लोग विविध तरीकों से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों इसमें हमने पहले ही जान लिया है, चर्चा कर लिया है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो अधिकार से आशय क्या है, अधिकारों के हमारे दावों की बुनियाद क्या है, अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इन सवालों के जवाब हम इस अध्याय में ढूंढेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अधिकार क्या हैं, यानी व्हाट आर राइट्स। देखिए दोस्तों, अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं, यानी हमको क्या पाने का हक है। यह ऐसी चीज़ है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, यानी ऐसी चीज़ जिसे से समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर वह चीज़ जिसे मैं ज़रूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छानुसार जो चाहूँ वह पहनने या जब चाहूँ तब घर लौटने का अधिकार है। मैं जो चाहता हूँ, जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूँ और जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है, उनके बीच फर्क होता है। तो फर्क का मतलब ये है कि मेरी इच्छा, मेरी समस्त इच्छाएं अधिकार नहीं हो सकती हैं। दोस्तों अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपने प्रतिभा और रुचियों की ओर से प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। और यहाँ हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, चाहे ये लेखन के क्षेत्र में हो, नृत्य, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी जरूरी होती है, क्योंकि यह विश्वासों और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। आजीविका का अधिकार यानी राइट टू लाइवलीहुड या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी टू एक्सप्रेशन, दोस्तों ये अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और इसी वजह से उनकी प्रकृति जो है विश्वजनीन कही जाती है। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार ये है कि वे हमारी बेहतरी के लिए जरूरी हैं और ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है
और हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है, जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है और व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि शिक्षा के अधिकार को सार्वभौम अधिकार माना गया है। और अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह हो तो उसको अधिकार नहीं माना जा सकता है। जैसे डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और चूंकि ये अन्य के साथ हमारे रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालती हैं, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने या सुई लगाने या धूम्रपान करने का अधिकार होना चाहिए। धूम्रपान के मामले में तो यह उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वाले लोगों के आसपास होते हैं। नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि कभी कभी हमारे आचरण रंग ढंग को बदल देते हैं और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे कि अधिकार आते कहाँ से हैं। दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर की देन है, हमें जन्म से वे अधिकार मिले हैं, परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या न करें, व्यक्ति होने के नाते ये हमें प्राप्त हैं। यह विचार कि हमें जन्म से कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं काफ़ी शक्तिशाली अवधारणा है, क्योंकि इसका अर्थ है कि जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता है। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का प्रयोग राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट शब्द का ज़्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। ऐसा मानना भी मुश्किल हो रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा। अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है। मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स के पीछे मूल मान्यता ये है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। दोस्तों, एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है। इसका मतलब ये है कि आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने और अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। और इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, अधिकारों की इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र बना है और उन दावों को मान्यता देने का यह प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। तो दोस्तों, जो मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र है, जिसको 10 दिसंबर 1948 को जो है मान्यता दी गई थी, और इसमें ये चीज़ निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते कुछ अधिकार प्राप्त हैं और ये अधिकार प्रत्येक मनुष्य को गरिमा और आत्मसम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के उत्पीड़ित जन सार्वभौम मानवाधिकारों की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों को चुनौती देने के लिए करते हैं जो उन्हें पृथक करने वाले और समान अवसरों और अधिकारों से वंचित करते हैं। वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सकें। दोस्तों, ऐसे कई संघर्ष जो हैं वो सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ है, लेकिन कुछ अन्य संघर्ष अभी तक सीमित सफलता मिल पाई है। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे हैं जो उनको भी शामिल करे। दोस्तों, विविध समाजों में ज्यों-ज्यों नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई हैं, त्यों-त्यों उन मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है
जिनका लोगों ने दावा किया है। जैसे हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा को जरूरत के प्रति काफ़ी सचेत हैं और इसने स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांगें पैदा की हैं। युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे या बीमार, जिन बदलावों को झेलते हैं, उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग पैदा की है। और ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव पैदा करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय के लिए अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। दोस्तों, हमको इन दावों के विस्तार और प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए और उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गेल्डॉफ की ओर से अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से की गई हाल के अपील के बारे में सुना होगा और टीवी में देखा भी होगा कि उसे आम जनता का कितना प्रबल समर्थन हासिल हुआ था। यहाँ पर मानवीय गरिमा या ह्यूमन डिग्निटी की बात तो एक विचारक हैं कांट ने मानवीय गरिमा के बारे में कहा है कि हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य न हो, उसकी गरिमा होती है। दोस्तों, अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है। इस कारण वे अपने आप में बहुमूल्य हैं। 18वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के लिए इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। उनके लिए ये मानना था कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल व्यवहार किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। कांट के लिए लोगों के साथ गरिमा में बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना, और यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, कांट के विचारों ने अधिकारों की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला ये कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं, और दूसरे, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। हमें लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि हम कलमकार या घोड़ा के साथ करते हैं, और हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं, और यही विचार मानव गरिमा का विचार है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बच्चा कह रहा है कि मेरे पिता ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया था, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए और अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, वे क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, बच्ची जवाब देती है कि जब हमारे पास सूचना का अधिकार है, हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ, हम देरी का कारण भी जान सकते हैं। दोस्तों, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI एक्ट के बारे में जानते होंगे, और हम सरकारी सेवकों से इस बारे में सूचना मांग सकते हैं कि हमारे या उनके किसी चीज़ के बारे में क्या जानकारी है। आइए जानते हैं कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता के बारे में। दोस्तों, मानवाधिकार को दावों को नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकारों और कानून का समर्थन हो। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। दोस्तों, अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहाँ के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं। संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के द्योतक होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इनको हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं, और अन्य कानूनों और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं, और कुछ ऐसे अधिकारों का उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाज के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा की ओर ध्यान दिलाता है। दोस्तों, हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और कानूनी और संवैधानिक मान्यता को बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो।
कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, अधिकारों का विस्तार धीरे धीरे होता है और उनकी पुनर्व्याख्या भी हो रही है, और ऐसा अभी तक अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन की हमारी नई समझदारी के उद्देश्य से हो रहा है। दोस्तों, अधिकतर मामलों में जो अधिकार होते हैं राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग कर सकते हैं, और जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार करता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग कर सकता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा कर सकते हैं, ताकि तमाम वर्गों के बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेवारी राज्य की बनती है। राज्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है, जिससे कि हमारे शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो। दोस्तों, इस प्रकार अधिकार जो हैं राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं, और प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके, और ये अधिकार राज्य से मांग करता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करे। और दोस्तों, इसी के आगे ये है कि यदि कोई समाज ये महसूस करता है कि जीने के अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है, तो वह राज्य सत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण और अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करें। दूसरे शब्दों में, मेरा अधिकार यहाँ राज्य सत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है। दोस्तों, अधिकार सिर्फ ये नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे ये भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। जैसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो ये कहता है कि राज्य सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे इस कार्रवाई को जायज़ यानी उचित ठहराना पड़ेगा। उसी किसी न्यायालय के समक्ष व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण बताना होगा, और इसलिए मुझे पकड़ने के पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए जरूरी है। और इस प्रकार मेरे अधिकार राज्य सत्ता पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं। दोस्तों, इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो हमारे अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। यानी राज्य की जो सत्ता है उसके द्वारा जो है व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, और ये चीज़ें अधिकारों से ही सुरक्षित होती हैं। राज्य संपूर्ण संपन्न सत्ता हो सकती है, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। इसमें जनता का ही अधिक महत्व है, और सत्तारूढ़ सरकार को उसके कल्याण के लिए ही काम करना होता है। शासक अपनी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह हैं, और उसे हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अधिकार और राजसत्ता के बीच का संबंध किस प्रकार होना चाहिए। आइए देखते हैं अधिकारों के प्रकारों के बारे में। दोस्तों, अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा बनाने पत्र से अपनी शुरुआत करती हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। और राजनीतिक अधिकारों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? वोट देने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक पार्टियां बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार, ये सभी दोस्तों राजनीतिक अधिकारों में शामिल होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक अधिकार जो होते हैं दोस्तों, ये नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों के स्वतंत्र व्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने और असहमत प्रकट करने का अधिकार। और इसी तरह देखिए, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी राज्य की लोकतांत्रिक प्रणाली का बुनियाद का निर्माण करते हैं। लेकिन हमने पहले बताया है कि अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना है, और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाकर, शासकों की अपेक्षा लोगों से सरकार को अधिक महत्व देकर और तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने को मौका देकर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं।
दोस्तों, राजनीतिक भागीदारी या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो होता है, उसका अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका कहना भी था कि उस व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं है जो भूख और गरीबी से लाचार हैं। दोस्तों, फुटपाथ पर रहने वाले इन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, उसके लिए पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थितियां हों। इसलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं और आर्थिक अधिकार मुहैया करा रहे हैं। कुछ देशों में नागरिक, खासकर निम्न आय वर्ग वाले नागरिक, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त करते हैं और कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति को कुछ न्यूनतम भत्ता दिया जाता है ताकि वे अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। दोस्तों, भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्रवाइयों के साथ साथ हाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है, जिसको मनरेगा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को न्यूनतम 300 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। आजकल अधिकाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को मान्यता दे रही हैं। सांस्कृतिक दावों में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए दोस्तों, संस्कृति के अधिकार का मतलब किसी को भी ऐसी फिल्म बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जो किसी को धार्मिक या सांस्कृतिक आस्था को चोट पहुंचाए। दोस्तों, सांस्कृतिक अधिकारों में अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए जो आवश्यक मानी जाती है, उन सब चीज़ों का अधिकार हो। और इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है और कुछ अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अधिकार ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य हैं जिन्हें प्राथमिकता देनी है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्य स्थितियां भी न्यायोचित दावों अथवा अधिकारों के रूप में मान्य की जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए समूह या समुदाय को दिए गए अधिकारों में कौन कौन से न्यायोचित हैं। एक शहर में जैन समुदाय के लोगों ने अपना विद्यालय खोला और उसमें केवल अपने समुदाय के छात्र छात्राओं को ही प्रवेश किया। हिमाचल प्रदेश में वहाँ के अस्थायी निवासियों के अलावा बाकी लोग जमीन या अन्य अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। एक सह शिक्षा विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने एक सर्कुलर जारी किया कि कोई भी छात्रा किसी प्रकार का पश्चिमी परिधान नहीं पहनेगी। और हरियाणा के एक पंचायत ने निर्णय दिया कि अलग अलग जातियों के जिस लड़के और लड़की ने शादी कर ली थी वे अब गाँव में नहीं रहेंगे। तो ये देखिए इसमें कौन कौन से न्यायोचित अधिकार हैं, इन पे आप चर्चा कर सकते हैं। आइए देखते हैं अधिकार और जिम्मेदारियां। दोस्तों, अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वो खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर ये जिम्मेदारी लागू भी करते हैं। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास, जिसको हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसका मामला लिया जाए तो हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने चाहिए बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों के बारे में ही न सोचें बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों की रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर हैं, जैसे ओजोन परत की संरक्षण करना, वायु और जल प्रदूषण कम करना, नए वृक्ष लगाकर जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखना। ऐसी चीज़ें हैं जो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए ज़रूरी हैं। ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है और इसके बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकते। और इसी के लिए दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की धारणा अस्तित्व में आई है। दूसरी बात ये कि अधिकार ये अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए तो मुझे दूसरों को भी यही अधिकार देना होगा।
अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता हूँ, तो मुझे दूसरों की पसंदगी, नापसंदगी में दखलंदाजी से बचना होगा। मुझे उनकी पसंद के कपड़े या संगीत चुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने के अधिकार का इस्तेमाल अपने पड़ोसी की हत्या के लिए, भीड़ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मैं दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। और दूसरे शब्दों में, मेरे अधिकार सबके लिए बराबर और एक ही अधिकार के सिद्धांत से सीमाबद्ध हैं। तीसरी बात यह है कि टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति को उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर लूं और इसे इंटरनेट में डाल दूं, तो यह उसके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके अलावा चौथी बात यह है दोस्तों कि नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस यानी जागरूक रहना होगा। आजकल एक विषय जिस पर अधिक चर्चा है वो ये है कि प्रतिबंध जो है कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो है करती हैं, लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा रही हैं। नागरिकों के अधिकारों की भलाई की रक्षा के लिए ज़रूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाएं तो क्या होगा? क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है, या उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने या फ़ोन टेप करने की छूट दी जा सकती है? और क्या सच कबूल करवाने के लिए उसे यातना का सहारा लेने दिया जाना चाहिए? ऐसी स्थिति में ये सवाल उठता है कि संबद्ध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं पैदा कर रहा है? दोस्तों, गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की और इजाज़त की दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं और वे उन उद्देश्यों की ही जड़ खोज सकती हैं जिनके लिए सरकार बनती है, यानी लोगों के कल्याण की। इसलिए ये मानते हुए भी कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते हैं, हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अधिकारों के बारे में बहुत अधिक सतर्क और जो है सतर्क रहना चाहिए, अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी। अब आइए लास्ट में देखते हैं दोस्तों मानवाधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा के बारे में। देखिए दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 की तिथि जो है, इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया गया। और इस घोषणा की जो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है उसका नीचे दिया गया है। इस ऐतिहासिक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए सामान्य सभा ने सभी सदस्यों से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को प्रचारित करने का आह्वान किया था। सामान्य सभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर पर विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रसारित और प्रदर्शित करने, पढ़ने और पढ़वाने का आग्रह किया। तो आइए हम देख लेते हैं मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र की प्रस्तावना क्या है। दोस्तों, ये प्रस्तावना यहाँ से शुरू होती है कि चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा और उनका सम्मान एवं अत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है। चूंकि मानव अधिकारों के उपहास और अवमानना के कारण मानवीय चेतना को भयभीत करने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्य प्रतिफलित हुए हैं, इसलिए ये जरूरी है कि एक ऐसे विश्व की स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण तथा विश्वास की स्वतंत्रता हासिल करें और भय तथा अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकें, जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है। चूँकि ये आवश्यक है कि मनुष्य को अत्याचार और दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह न करना पड़े, इसलिए विधि के शासन के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा हो।
और चूंकि राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना जरूरी है, चूंकि संयुक्त राष्ट्र के देशों ने घोषणा पत्र में मूलभूत मानवाधिकारों को मनुष्य की गरिमा और महत्व तथा पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों के प्रति अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया और व्यापक स्वतंत्रता की उपलब्धि के लिए उत्तम जीवन स्तर और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। और चूंकि सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के विश्व स्तर पर सम्मान और अनुपालन को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है और उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि के लिए इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सार्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक उपयुक्त है। अतः आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों के विश्वजनीन घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं और देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में एतदर्थ घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित करेगा और विकासोन्मुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सार्वदेशिक और सशक्त स्वीकृति और अनुपालन को आपस में सदस्य देशों की जनता के बीच और उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा। तो दोस्तों, ये था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो मानवाधिकारों का घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था, उसकी प्रस्तावना। और ऐसे कई सारे मानवाधिकार हैं, जीवन का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम पाने का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, आने जाने से छूट की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और इन सभी की जो है अधिकार। तो ये सारे कई सारे ऐसे अधिकार हैं जो एक मानव होने के नाते मानव को प्राप्त होने चाहिए ताकि वह एक गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थियरी अध्याय 5 अधिकार क्या है यानी व्हाट इज राइट, अधिकार क्या है और ये हमें कहाँ से मिलता है, अधिकारों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, अधिकार और राजसत्ता में किस प्रकार का संबंध होता है, और अंत में मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र के प्रस्तावना के बारे में आपने जाना कि मानवाधिकारों की घोषणा पत्र में जो है क्या क्या कहा गया है। इसको हमने अक्षरशः पढ़ा और समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये अध्याय जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था, अधिकारों का अध्याय, क्योंकि हम हमेशा चर्चा करते हैं कि फला चीज़ मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे कि आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक के इस कथन को उद्धृत कर सकते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि अधिकार हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इनकी आवश्यकता बहुत अधिक है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।